आज की इस क्लास में हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार दोहराए गए और बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने एक एक करके उनकी पीडीएफ बनाया और इसके बाद आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। और आज हम एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पेपर में आते हैं और उनका पूछने का तरीका क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसे तो अभी जो तैयारी हमारी चल रही है एएफओ की चल रही है, लेकिन साथ में जो है और भी जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होते हैं उन पर भी हम फोकस करते हैं और आपके लिए नए नए जो है जानकारी लेकर आते हैं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके लिए एग्रीकल्चर में नया अपडेट लेके आता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और अभी हम देख रहे हैं एग्रोनॉमी में जीके की क्लास। एग्रोनॉमी की जो फसलें हैं जो आती हैं उनमें देखने वाले हैं कि आज की ये जो हमारी जो कुछ फसलें हैं, जैसे गन्ना है और इसके बाद ग्वार है और चुकंदर है, ऐसी बहुत सारी फसलों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्वार। तो ग्वार का वैज्ञानिक नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। अब इससे क्या बनता है? इससे गोंद बनता है। क्या बनता है? गोंद बनता है। और इसी गोंद के कारण इसे विदेशों में निर्यात किया जाता है और फिर इसके बीज से गोंद बनाई जाती है। अब देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। अफ्रीका। ग्वार का उत्पत्ति स्थान क्या, यानी साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अफ्रीका में कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे दुर्गापुर सफेद है, FS 227 है, अगेती ग्वार 111 है, पूषा मौसमी है, पूषा सदाबहार। अब बात आती है कि पेपर में कौन सी किस्म आ सकती है। तो पेपर में ज़्यादातर जो पूछी जाती है वो अभी तक देखा गया पेपर में तो दुर्गापुर सफेद, एक किस्म के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको एक किस्म याद रखना है। अब हम देखने वाले हैं गन्ने के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? गन्ने के बारे में। तो गन्ना का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। लेकिन कुछ बुकों में अलग दिया है, न्यू गिनी दिया है, वो भी ठीक है, लेकिन न्यू गिनी जैसे गन्ने की जो है 2-3 वैरायटियां हैं, तो उस हिसाब से उत्पत्ति स्थान दिया गया है। लेकिन सीधे तौर में यदि हम देखें, यदि आपसे पूछे कि गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान जो है न्यू गिनी है। क्या है? न्यू गिनी। लेकिन यदि जब ऑप्शन में न्यू गिनी नहीं आता है और भारत आता है तो बिल्कुल भारत एकदम परफेक्टली सही ही माना जाएगा। तो हालांकि जो है हमारी तैयारी जो है इसी तरह चलते रहती है। यदि आप नए हो तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। फिर हम देखने वाले हैं गुणसूत्र की जो संख्या है। गन्ने में जो गुणसूत्र की संख्या है 2n बराबर। अब गन्ने भी 2-3 प्रकार का है, जैसे स्पॉन्टेनियम है, साइनेसिस है और बारबेरी है। तो एक एक करके हम समझेंगे। जैसे स्पोटेनियम में गुणसूत्र की जो संख्या है 54 होती है और 56 होती है और 60 भी होती है। लेकिन अब आपको क्या याद रखना है? केवल आपको 54 याद रखना है। क्या याद रखना है? 54। और यही पेपर में बिल्कुल सही माना जाता है। अब इसके बाद में साइनेसील दिया है यहाँ पर, ये गलत है, जबकि क्या दिया है? सैक्रम ऑफिसिनेरम। तो जैसे सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है उसी प्रकार जो है सैक्रम साइनेसिस है। क्या है? सैक्रम साइनेसिस। तो सैक्रम साइनेसिस यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो सैक्रम साइनेसिस है। क्या है? सैक्रम साइनेसिस। गुणसूत्र की संख्या 124 होती है। फिर दिया अगला गन्ना बारबेरी, सैक्रम बारबेरी। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 82 होती है। और ये जो इस जीन में जो गन्ना आता है वो पतला गन्ना आता है। कैसा गन्ना आता है? पतला गन्ना आता है। अब इसके बाद में यदि हम मोटा गन्ना देखें तो मोटे गन्ने में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। तो गन्ने के बारे में हम बहुत सारी जानकारी देख रहे हैं और एक एक जानकारी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हालांकि जो है गन्ना जो है हमारे भारत की मुख्य फसल है चीनी में। भारत में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? भारत में जो है मेरा समझाने का तरीका गलत हो गया। यहाँ पर क्या कहा गया है
कि भारत में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। यदि हम और भी देशों की तुलना में यदि भारत की हम करें तुलना उन देशों से, तो सबसे ज़्यादा जो है चीनी मिलों की संख्या भारत में ही है। गन्ना भारत में विश्व का सर्वाधिक होता है। गन्ना यदि हम देखें तो भारत में विश्व का सर्वाधिक होता है। यदि हम रैंक के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है भारत में, फिर होता है ब्राज़ील में, फिर होता है क्यूबा में, और फिर होता है यहाँ पर पोर्क दिया होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप केवल 3 याद रखिए कि सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भारत में होता है, ब्राज़ील में होता है और फिर होता है क्यूबा में। अब इसके बाद में हम फिर अगला क्या दिया हमारे सामने, भारत में गन्ने का 50% क्षेत्रफल। यदि हम पूरे भारत की राज्य की हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है। हालांकि यदि जलवायु के हिसाब से हम देखें तो दक्षिण भारत की जो जलवायु है गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दक्षिण भारत जैसे कर्नाटका है और भी तमिलनाडु है, ऐसे राज्यों में जो है बहुत अच्छा गन्ने की पैदावार है प्रति हेक्टेयर। लेकिन क्षेत्रफल यदि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही गन्ने का उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जलवायु सर्वोत्तम दक्षिण भारत की है। हालांकि जलवायु सर्वोत्तम तो है दक्षिण भारत की, लेकिन क्या है कि दक्षिण भारत में गन्ने के अलावा और भी फसल उगाते हैं, इसलिए गन्ने को प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तो मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यदि देखें तो उत्तर प्रदेश में ही है गन्ने का। ये पुराना आंकड़ा है तो हम इसे नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। भारत में उगाए जाने वाले गन्ने की सभी संतुलित किस्में नोबल कृत है। कैसी किस्में है? नोबल कृत है, यानी कि इनको बहुत अच्छे से संकर या जीन डालकर तैयार की गई है, इसीलिए इनको नोबल कृत की संज्ञा दी जाती है। गन्ने के टुकड़े से प्राथमिक जड़ें निकलती है जिन्हें सेट रूट कहते हैं। यदि हम गन्ने की बुआई करते हैं सबसे पहले तो उन टुकड़ों से सबसे पहले जो है प्राथमिक जड़ निकलती है। जैसे मक्के में 3 तरह की जड़ होती है, सेम गन्ने में भी 3 तरह की जड़ होती है। तो पहली जड़ जो निकलती है गन्ने में उन्हें क्या कहते हैं? सेट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट रूट। मतलब सबसे पहले सहारा गन्ने को इन्हीं जड़ों के माध्यम से मिलता है, इसलिए इन्हें सेट रूट कहा जाता है। और पौधों को सबसे पहले पकड़ इन्हीं रूट के माध्यम से मिलती है। गन्ने में पुष्प गुच्छा निकलने को, यदि गन्ने में पुष्प निकल जाते हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? एरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एरोइंग कहलाती है। और इसके बीज को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ग्रैमनी कुल के सदस्य हैं उनके बीज को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। भले उनका पुष्पक्रम अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन बीज तो जो है कैरियोप्सिस ही कहा जाता है। चाहे वो गन्ने का हो, धान का हो, मक्के का हो, ज्वार का हो, बाजरा का हो, सभी के बीज को कैरियोप्सिस ही कहा जाता है। गन्ने में बुआई के 1 सप्ताह बाद गुड़ाई करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंधी गुड़ाई कहते हैं। और ये जो अब प्रश्न में पेपर में यदि देखें तो प्रश्न कैसा आता है? गन्ने में वह गुड़ाई जो 1 सप्ताह बाद की जाती है, इस गुड़ाई को क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? अंधी गुड़ाई, जिसे ब्लाइंड होइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लाइंड होइंग कहा जाता है। और ये ब्लाइंड होइंग जो है दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब दक्षिण भारत की ये बहुत पसंद वाली जो है एक प्रकार से विधि है। दक्षिण भारत में इसको बहुत अपनाई जाती है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? अगला प्रश्न जो हमारे सामने है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी बार पेपर में बार बार रिपीट होता है, घुमा फिराकर पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या दिया है? गन्ने में ब्रिक्स 17% से अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ब्रिक्स मान से जो है गन्ने का परिपक्वता यानी मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, मैच्योरिटी है या नहीं है, या इससे हम यदि शक्कर के लिए उपयोग करेंगे तो पूर्ण तरह से जो है
शक्कर की मात्रा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका पता लगाने के लिए हम ये विधि अपनाते हैं, ब्रिक्स। कौन सी विधि अपनाते हैं? ब्रिक्स। और ये जब ब्रिक्स विधि अपनाते हैं तो इसमें रीडिंग आने चाहिए 17 से 18 आने चाहिए। कितनी आना चाहिए? 17 से 18। यदि इस विधि को हम अपनाते हैं, ब्रिक्स वाली जो विधि है, और यदि रीडिंग 17 से 18 आती है तो समझ लिया जाता है कि गन्ना परिपक्व हो गया है और इसको हम जो है चीनी बनाने के लिए या गुड़ मिल में उपयोग कर सकते हैं। अगला क्या दिया है? फसल पकने की जांच। हालांकि दूसरा तरीका और भी है फसल पकने की जांच, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। गन्ने में रेड रॉट एक बीमारी है, गन्ने में रेड रॉट। अब ये जो गन्ने में जो रेड रॉट जो बीमारी है, इसका कारक जो है कवक है, जिसे हम फफूंद बोलते हैं या फंजाई बोला जाता है, तरह तरह से नाम से जाना जाता है। तो इसका जो कारक है फंजाई, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कोलेक्टोट्रिकम फल्केटम। क्या दिया है? कोलेक्टोट्रिकम फल्केटम। और इसके कारण जो है गन्ने की जो स्वाद और उसकी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित होती है, और कभी कभी तो देखा जाता है गन्ने की फसल भी जो है नुकसान हो जाती है। और इससे हम चीनी या गुड़ बनाते हैं तो उसके जो पोषक वैल्यू और स्वादिष्टता वो भी धीरे धीरे कम होती है। और ये बहुत ही भयंकर रोग है जो यदि फसल चक्र अपनाया जाए तो इससे नियंत्रण बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे किसान जो है अभी जो है केवल बिजनेस पे ध्यान देते हैं, और वो जो है फसल चक्र में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कोई एक ऐसी फसल पकड़ लेते हैं जो ज़्यादा पैदावार देती है और जिससे ज़्यादा फायदा और ज़्यादा इनकम होती है, ऐसी फसल पकड़ लेते हैं और बस उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है और भूमि में बहुत सारे जो रोग है और कीट है, उसी स्थान पर जहाँ एक ही फसल बार बार लगाते हैं तो उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। यदि हम कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी रोगनाशक दवा डालते हैं तो वो नष्ट नहीं होते हैं। ऐसे में क्या रहता है? किसान को जो है आर्थिक हानि होती है और भूमि को भी नुकसान होता है। तो प्रिय किसान भाइयों या प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है किसानों को फसल चक्र अपनाने के लिए सलाह जरूर देना चाहिए। तो चलिए आगे क्या दिया? गन्ने की भयंकर बीमारी, गन्ने की एक बीमारी और है जो सबसे खतरनाक है, उसका नाम क्या है? घासी प्रोहे है। क्या है? घासी प्रोहे। इसे ग्रासी प्रोहे कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम से दिया है, तो इसे ग्रासी स्टंट के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में घासी प्रोहे कहा जाता है। अब बात आती है अगली जानकारी हमारे सामने क्या है। हालांकि ये प्रश्न जो है आपने प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम के जो पेपर है उसमें जरूर देखे होंगे। अब क्या दिया अगला? गन्ने का रस। गन्ने का रस में बहुत सारा मैल होता है, तो उसको साफ करने के लिए हम क्या क्या उपयोग करते हैं? उसको साफ करने के लिए देवला है, भिंडी है, फालसा है, मूंगफली का प्रयोग करते हैं। खाने का सोडा भी उपयोग करते हैं। लेकिन खाने का सोडा हम यदि उपयोग करते हैं गुड़ को साफ करने के लिए या गन्ने का रस को साफ करने के लिए, तो क्या रहता है? ये सोडा के कारण जो है गुड़ के जो भंडारण क्षमता है उसमें गिरावट आ जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर हो सके तो पेड़ पौधों की छाल का ही उपयोग करना चाहिए। अब अगली जो है चीनी वाली जो फसल है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं वो क्या है? चुकंदर है। चुकंदर का जो कुल है, फैमिली है, परिवार है, वो क्या है? चीनोपोडिएसी। क्या है? चीनोपोडिएसी। और इसमें गुणसूत्र की संख्या 18 है और उत्पत्ति स्थान क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और चुकंदर को लवणीय भूमि में आसानी से उगा सकते हैं। हालांकि जो है लवणीय भूमि में और भी फसल उगा सकते हैं, लेकिन चुकंदर की फसल जो है ऐसी फसल है कि लवणीय भूमि में बहुत आसानी से उगाते हैं और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। लेकिन बाकी जो अनाज वाली फसलें या दूसरी फसलें हैं वो लवणीयता भूमि से बहुत प्रभावित होती है। अब अगला क्या दिया है? 9.5 pH तक इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। मतलब चुकंदर की खेती जो है लवणीय भूमि में, हालांकि जो है लवणीय भूमि की जो शुरुआत है वो 7 से लेकर 10 तक होती है।
और 10 के बाद जो 14 तक जो होती है वो क्षारीय भूमि होती है। तो इसकी जो खेती जो है हम पीएच मान यदि भूमि का 9.5 लवणीय भूमि है, साइलेंटी सॉइल है, तो हम उसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चुकंदर में 17.5% शर्करा पाई जाती है। चुकंदर में हम शर्करा की बात करें तो कितनी पाई जाती है? 17.5% पाई जाती है। चुकंदर के अघुलनशील भाग को, चुकंदर का ऐसा भाग जो घुलता नहीं है, और उस भाग को क्या कहा जाता है? भाग को मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क कहते हैं। और यह 5% होता है। क्या होता है? 5% होता है। चुकंदर के अघुलनशील भाग को मार्क कहते हैं और इसकी जो मात्रा होती है वो 5% होती है। फिर अगला क्या दिया? चुकंदर में पाए जाने वाला एमिनो अम्ल सबसे हानिकारक होता है। यदि चुकंदर से हमसे पूछे कि चुकंदर में ऐसा कौन सा अम्ल पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, तो वो क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। और लास्ट में क्या है चुकंदर के बारे में? चुकंदर में बीटेन लवण भी पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा लवण पाया जाता है? बीटेन लवण भी पाया जाता है। कौन सा लवण पाया जाता है? बीटेन लवण भी पाया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतनी ही जानकारी हम देखेंगे। बाकी की जो है अगली क्लास में और भी हम जानकारी देखेंगे, जिसमें चुकंदर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐसी सटीक जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और जो भी आपका प्रश्न है आप कमेंट्स में करिए। आपको निश्चित ही है उसका समाधान या उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो ऐसे नए नए अपडेट के लिए और बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। हम हर दिन जो है बहुत सारे प्रश्न हल करने वाले हैं और हम धीरे से अब कुछ समय निकालकर पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।